गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी तक अपन ने दो मेजर टॉपिक की बात कर ली है यहाँ पे, विषाणु तथा जीवाणु के बारे में। जो भी क्वेश्चन बनना होगा उनमें से बन जाएगा लगभग, ठीक है। उनमें से बाहर क्वेश्चन जाने की कोई संभावना है मुझे तो नहीं लग रही है, ठीक है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट मेजर टॉपिक कौन सा है? कवक। कौन सा है? कवक। इसमें भी बहुत जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कवक के बारे में। कवक को ही फंगस कहा जाता है। कवक को ही क्या कहा जाता है? फंगस कहा जाता है। यहाँ पर कवक जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। कवक कौन सी भाषा से लिया गया शब्द है? लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। इसका अर्थ होता है मशरूम तथा छत्रक। कवक का अर्थ क्या होता है? मशरूम तथा छत्रक होता है। जिस शाखा के अंदर कवक का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को माइकोलॉजी कहा जाता है। जिस शाखा के अंदर कवक का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को माइकोलॉजी कहा जाता है। इस माइकोलॉजी के अंदर कवक के बारे में, कवक के महत्व के बारे में, है ना, कवक की क्रियात्मक आकारिकी के बारे में, आकारिकी के बारे में, है ना, कवक से जो लाभ हैं उनके बारे में, है ना, कवक की कार्य की संरचना के बारे में, कवक की संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये माइकोलॉजी जो है ये बॉटनी का ही एक पार्ट है। बॉटनी का ही यानी कि वनस्पति शास्त्र का ही ये एक पार्ट होता है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक की बात अपन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जो कवक है इसे ही फंगस कहते हैं। ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मशरूम या फिर छत्रक होता है, जिसका अर्थ जिस शाखा के अंदर कवकों का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को अपन क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं कवक। कुछ जो इनके फाउंडर हैं उनके नाम। जो भारतीय कवक विज्ञान के जनक जिनको कहा जाता है वो है बटलर मुंडकर। क्या है वो? बटलर मुंडकर। भारतीय कवक विज्ञान के जनक हैं बटलर मुंडकर तथा आधुनिक कवक विज्ञान के जनक हैं एंटोन डी बेरी। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, दोनों को अच्छे से ध्यान में रखना होगा कि जो भारतीय कवक विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं बटलर मुंडकर तथा आधुनिक कवक विज्ञान के जो जनक हैं एंटोन डी बेरी हैं। और जो एंटोन डी बेरी हैं उन्होंने किसका अध्ययन किया था? गेहूं के स्तंभ कीट का उन्होंने अध्ययन किया था। यानी कि जो ये एंटोन डी बेरी हैं जो कि आधुनिक कवक विज्ञान के जनक हैं, इन्होंने गेहूं के कीट का, गेहूं स्तंभ कीट का अध्ययन इन्होंने यहाँ पर किया था, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और थे लिनियस जी। लिनियस ने क्या किया? पौधों की एक प्रजाति के लिए फंगस या फिर कवक शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? लिनियस ने किया था, ठीक है, ओके। जो कवक की प्रकृति होती है, कवक एक कोशिक भी होते हैं और कवक बहुकोशिक भी होते हैं। यानी कि ये एक कोशिक भी होंगे, कुछ कवक एक कोशिक होते हैं तथा कुछ कवक जो है बहुकोशिक होते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? जो कवक होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। जो कवक होते हैं, कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। कवक अपना भोजन
स्वयं नहीं बनाते हैं। अरे भाई क्यों नहीं बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते हैं ये अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल जो होता है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल जो होता है वो क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। जिनके कारण क्या होता है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये जो कवक होते हैं, जो कवक होते हैं वो थैलस के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं, थैलस के रूप में होते हैं, थैलस के रूप में होते हैं। थैलस के रूप में कैसे होते हैं भाई, क्योंकि इनके अंदर जड़, तना, पत्ती है ना, क्योंकि इनके अंदर जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। जो कवक होते हैं वो यूकेरियोटिक प्रकार के होते हैं, जो कवक होते हैं यूकेरियोटिक प्रकार के होते हैं, यूकेरियोटिक प्रकार के होते हैं। जो कवक होते हैं वो यूकेरियोटिक प्रकार के होते हैं। अब यूकेरियोटिक का मतलब जानते हो ना आप, जिसके अंदर केंद्रक झिल्ली स्पष्ट रूप से तथा विकसित रूप से पाई जाती है वो क्या कहलाते हैं, यूकेरियोटिक कहलाते हैं। तथा जिनके अंदर केंद्रक झिल्ली नष्ट होती है या फिर बहुत ही अल्प प्रकार से पाई जाती है या बिल्कुल अल्प विकसित होती हैं वो प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। तो इनकी केंद्रक झिल्ली क्या होती है, इनकी केंद्रक झिल्ली सुस्पष्ट होती है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं यूकेरियोटिक कहलाते हैं। यूकेरियोटिक में भी दो प्रकार के होते हैं, एक पट युक्त होते हैं और एक होते हैं पट रहित होते हैं। पट युक्त होते हैं, एक होते हैं पट रहित। ठीक है, चलो ठीक। जो कवक होते हैं वो आवास के आधार पर कौन कौन से प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जलीय कवक, एक होते हैं जलीय कवक, एक होते हैं स्थलीय कवक, है ना, स्थलीय कवक, और एक होते हैं परजीवी कवक, एक होते हैं परजीवी कवक होते हैं। तो जलीय कवक होते हैं वो जल में रहते हैं। स्थलीय कवक दो प्रकार के होते हैं, एक तो मृदा कवक होते हैं, ठीक है, मृदा कवक होते हैं, और एक दूसरा कौन सा है, सहजीवी प्रकार के कवक, सहजीवी कवक। सहजीवी कवक का सबसे अच्छा उदाहरण है लाइकेन। कौन सा है, लाइकेन। ये तीनों याद रखने, ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ है नहीं इसमें, फिर भी आपके लिए देख लो, याद रखने के लिए है, ठीक है। अब इधर देखिए थोड़ा सा यूकार्पिक और होलोकार्पिक क्या होता है। जब कवक के अंदर, जब कवक में एक विशिष्ट भाग का विभाजन होता है, एक विशिष्ट भाग का विभाजन होता है, उसे क्या कहते हैं, यूकार्पिक कहते हैं। तथा इधर क्या है, संपूर्ण भाग में, है ना, इधर कवक के संपूर्ण भाग में विभाजन होता है, उसे कहते हैं अपन होलोकार्पिक। संपूर्ण भाग में जो विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं, होलोकार्पिक। यूकार्पिक क्या होता है, जब कवक के एक विशिष्ट भाग में विभाजन होता है उसे यूकार्पिक कहा जाता है। तथा कवक के संपूर्ण भागों में, यानी संपूर्ण कवक में विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं, होलोकार्पिक कहते हैं।
सोम्स क्या होता है, जब कवक के किसी भाग में अति वृद्धि हो जाती है, जब कवक के किसी भाग में क्या हो जाती है, अति वृद्धि हो जाती है, उसे कहते हैं लोमासोम्स कहते हैं। अति वृद्धि हो जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे लोमासोम्स कहते हैं। ठीक है, लोमासोम्स कहते हैं। पोषण के आधार पर जो कवक हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पोषण के आधार पर जो कवक है उनको 3 भागों में विभाजित किया है, परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी। परजीवी क्या होता है, मैथ्स वाले स्टूडेंटों के लिए है, स्पेशली बायोलॉजी वाले तो सारे जानते होंगे। परजीवी क्या होता है, जब कोई जीव किसी अन्य जीव के शरीर में रहकर अपना भोजन बनाता है उसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। सहजीवी क्या होता है, जैसे परजीवी अपने मानव शरीर के लिए मैं उदाहरण बताऊं, कवक से रिलेट मत करना, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ना, ये क्या होता है, आर्द्र में होता है। ठीक है, सहजीवी क्या होता है, जब कोई जीव किसी दूसरे जीव के ऊपर रहकर, जब कोई जीव किसी दूसरे जीव के साथ रहकर अपना भोजन स्वयं बनाता है तथा दोनों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, सहजीवी कहलाता है। मृतोपजीवी क्या होते हैं, मृतोपजीवी वे जीव होते हैं जो मृत जीवों तथा मृत जीवों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे सहजीवी प्रकार के कवकों का सबसे अच्छा उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन के बारे में एक बात और है, लाइकेन को जो है, लाइकेन को कवक तथा शैवालों के मध्य की योजक कड़ी कहा जाता है। लिख लेना कृपया करके इस लाइन को, कवक तथा शैवालों के मध्य की योजक कड़ी कहा जाता है, यानी कि इसके अंदर दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। प्रारंभ में कवक तथा शैवाल को एक साथ ही पढ़ा जाता था, प्रारंभ में कवक तथा शैवाल को एक ही साथ पढ़ा जाता था, परंतु जो है ये कवक होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इनको अलग कर दिया गया और शैवालों को अलग कर दिया गया। समझ में आई नहीं आई बात? फर्स्ट में देखा था अपन ने, क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाता है। इसी के बाद में अपन अब अध्ययन करते हैं कवक में प्रजनन किस प्रकार होता है। कवक में प्रजनन किस प्रकार होता है, तो कवक में प्रजनन होता है कायिक जनन के द्वारा होता है तथा अलैंगिक जनन के द्वारा भी होता है और लैंगिक जनन के द्वारा भी कवकों में प्रजनन होता है। तीनों ही प्रकार से कवकों में क्या होता है, प्रजनन होता है। तो अपन देखते हैं जो कायिक जनन है, इसके अंदर खंडन, विखंडन तथा मुकुलन तीनों विधियों के द्वारा क्या होता है, कवकों में जनन होता है। कवकों में क्या होता है, जनन होता है। खंडन क्या होता है, इसमें जो कवक होते हैं खंडों के रूप में विभक्त होते हैं, खंडों के रूप में विभक्त होकर नए कवक का निर्माण करते हैं, नए कवक का निर्माण करते हैं। विखंडन में क्या होता है, इसमें होता है कोशिकाओं का विभाजन होता है। इसमें क्या होता है, कोशिकाएं जो होती हैं उनका क्या होता है, विभाजन होता है। विभाजन कौन सा होता है, तो विभाजन होता है समसूत्री प्रकार का विभाजन होता है। कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है, फिर क्या होता है, नए कवक का निर्माण होता है। नए कवक का क्या हो जाता है, इसमें निर्माण हो जाता है। इसके बाद में होती है मुकुलन की प्रक्रिया। मुकुलन में क्या होता है, जो कवक होता है उसके शरीर पर एक अतिवृद्धि होने लगती है। क्या होती है, एक अतिवृद्धि होने लगती है। फिर ये अतिवृद्धि क्या होती है, इसमें इसकी संरचना और वृद्धि करने लगती है।
फिर ये अतिवृद्धि अलग होकर एक नए कवक का निर्माण कर लेती है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार और देखते हैं, खंडन में जो है क्या होता है, खंडों के रूप में टूट जाता है कवक और नए कवकों का निर्माण हो जाता है। जिसके बाद में विखंडन में क्या होता है, कोशिकाओं का विभाजन होता है। कौन सा विभाजन, समसूत्री प्रकार का विभाजन इनमें होता है तथा नए कवक का निर्माण होता है। फिर मुकुलन में क्या होता है कि कवक के अंदर कोशिकाओं में अतिवृद्धि उत्पन्न होने लगती है और वो अतिवृद्धि क्या होती है, धीरे धीरे ज़्यादा बड़ी होती है तथा उससे अलग होके क्या होती है, स्वतंत्र कवक का निर्माण कर लेती है। समझ में आ गई होगी यहाँ तक की बात आपको, है ना, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो अलैंगिक में क्या होता है। अलैंगिक जनन में जैसे बीजाणुधानी के अंदर ये उपस्थित होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, कोनेडियम बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं इनको, कोनेडिया इनको बोला जाता है। जैसे ही ये बीजाणुधानी फटती है, जैसे ही ये बीजाणुधानी अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार ये फट जाती हैं, तो ये छोटे छोटे जितने भी बीजाणु हैं ये बाहर निकल के नए कवक का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। अब लैंगिक जनन को अपन थोड़ा सा और डीप पढ़ेंगे, देखें, है ना, ठीक है। तो मैं इसको बोर्ड को साफ कर देता हूँ एक बार। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में एक तो होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य के विभाजन से जनन होता है। दूसरा होता है केंद्रक के विभाजन से और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन से। कौन से विभाजन से होता है, अर्धसूत्री विभाजन से। अब कोशिका द्रव्य विभाजन को इंग्लिश में बोलते हैं प्लाज्मागेमी। क्या बोलते हैं, प्लाज्मागेमी। केंद्रक विभाजन को क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी। क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी। इंग्लिश में भी नाम आ सकता है आपके वहाँ पे, ठीक है ना। तो कोशिका द्रव्य विभाजन प्लाज्मागेमी और ये क्या है, कैरियोगेमी। और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है, इसमें लैंगिक जनन होता है। यानी कि कोशिका द्रव्य में क्या होगा, दो कवकों का प्लाज्मा मिक्स हो जाएगा, है ना। प्लाज्मा जैसे ये एक एन है ना, और एक ये एन है, दोनों मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। कोशिका द्रव्य फिर इसके अंदर केंद्रक विभाजन में क्या होगा, 2n होंगे, ये n में बढ़ जाएंगे, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन के बारे में अपन विस्तार से बाद में बात करेंगे जब अपन कोशिका वाला चैप्टर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन कवक जाल से भी आ सकता है, तो अपन यहाँ पे कवक जाल के बारे में बात करने वाले हैं। कवक जाल किस रूप में बनता है, तो ये केंद्रकों की संख्या के आधार पर बनता है। केंद्रकों के आधार पर कवक जाल बनता है। किसके आधार पर बनता है, केंद्रकों के आधार पर कवक बनता है। एक केंद्र की यानी कि जिसके अंदर क्या होगा, एक केंद्रक होगा। केंद्र युग्मी यानी कि क्या होंगे, इस प्रकार से दो केंद्र जुड़े होंगे आपस में, ठीक है। इस प्रकार से दो केंद्र आपस में जुड़े होंगे। द्विगुणित यानी कि 2n प्रकार का होगा, ठीक है। सम केंद्रित और बहुकेंद्रीय यानी कि सम संख्या में होंगे केंद्रक। ये जैसे मान लो 4 हो गए तो बहुकेंद्रित हो गए और ये सम केंद्रीय हो गए। विषम केंद्रीय में क्या होगा, ये विषम केंद्रीय विषम संख्या में केंद्रक उपस्थित होंगे। समझ में आ गई होगी बात यहाँ तक कि इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब अपन बात करते हैं कवकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। अपन यहाँ पे बात करते हैं जिनसे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होगी, उन्हीं के बारे में अपन यहाँ पे बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद करने हैं, इनमें से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एंटीबॉडी यानी प्रतिजैविक के रूप में है ना। जैसे कि फर्स्ट एंटीबॉडी पेनासिलियम नोटेटम नामक कवक से बना, है ना। तो ये किसने बनाया भाई, पहला एंटीबॉडी बना था पेनासिलियम नामक कवक से। अब पेनासिलियम बना है कवक से, विषाणु से, है ना, जीवाणु से। फिर एक और ऑप्शन दे दिया
माइकोप्लाज्मा से, क्या लिखोगे, है ना। तो अपन को याद है कि कवक से, ठीक है। किसने की पेनासिलियम एंटीबॉडी की खोज, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनासिलियम कवक की एंटीबॉडी के रूप में औषधि तैयार की, ठीक है। अब और क्या क्या फ़ायदे हैं बियर और डबल रोटी बनाने में। बियर बनती है ना, वो किससे बनती है, कवक से, और डबल रोटी भी किससे बनती है, कवक से बनती है, जो कि जिसमें किसका उपयोग किया जाता है, यीस्ट का उपयोग किया जाता है। रोटी तथा संतरे का सड़ना, रोटी में फफूंद आती है ना, आपने देखी होगी कभी कभी रोटी में वाइट कलर की आ जाती है, कभी ग्रीन कलर की, है ना, देखते हो ना आप। तो रोटी का सड़ना भी किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। वस्त्र विनाशी कवक, जो कपड़ों को जो खराब कर देता है, कपड़ों को जो नष्ट करने वाला जो कवक होता है उसे कहते हैं एस्पारजिलस। उसका नाम क्या है, एस्पारजिलस नामक कवक है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं जो भी देख लेते हैं अपन। रिंग वर्म नामक रोग जो है, रिंग वर्म नामक रोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिंग वर्म नामक रोग ट्राइकोफोटान नामक कवक से होता है। कौन से कवक से होता है, ट्राइकोफोटान नामक कवक से रिंग वर्म नामक रोग होता है। रिंग वर्म नामक रोग कौन से कवक से होता है, ट्राइकोफोटान नामक कवक से होता है। एक और है कैंडिडियासिस, कैंडिडियासिस, तो कैंडिडा एल्बिकेंस, कैंडिडा एल्बिकेंस के कारण, कैंडिडा एल्बिकेंस के कारण जो है ये कैंडिडियासिस रोग होता है। इससे कहाँ पे संक्रमण होता है, त्वचा, मुंह और मादा के जननांगों में इसका संक्रमण होता है, ठीक है। कैंडिडा एल्बिकेंस के द्वारा कैंडिडियासिस रोग होता है। एक और रोग होता है हे फीवर। है फीवर किसके कारण होता है, एस्पारजिलस तथा म्यूकर के बीजाणुओं से होता है। एस्पारजिलस तथा म्यूकर के बीजाणुओं से ये रोग होता है। जैव अनुवांशिकी में प्रयोगों में न्यूरास्पोरा क्रेशा का उपयोग होता है। ये कवक का इसमें उपयोग किया जाता है, जैव अनुवांशिक प्रयोगों में न्यूरोस्पोरो क्रेशा का। विटामिन डी तथा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जब बनता है वो कौन से कवकों से बनाया जाता है, पेनिसिलियम तथा एस्पारजिलस से बनाया जाता है। एक बार और देखते हैं इसको, है ना, क्योंकि यही चीज़ें ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है हार्ड बना के, है ना। अपन सोचते हैं कि बाहर से चीज़ आ जाती है, ज़्यादातर ऐसा बहुत कम कंडीशंस में पूछा जाएगा कि कवकों में किस प्रकार का प्रजनन होता है, बहुत कम कंडीशन में। बाकी जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है यही चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने एंड में लिखा है, इनको तो रट लो बिल्कुल, है ना। रिंग वर्म रोग ट्राइकोफोटान नामक कवक से होता है रिंग वर्म नामक रोग, ठीक है। कैंडिडियासिस, कैंडिडा एल्बिकेंस के द्वारा कैंडिडियासिस रोग होता है, जिससे क्या क्या संक्रमित होता है, त्वचा, मुंह और मादा जननांग संक्रमित होते हैं। हे फीवर रोग एस्पारजिलस तथा म्यूकर के बीजाणुओं से होता है। हे फीवर रोग किससे होता है, एस्पारजिलस तथा म्यूकर के बीजाणुओं से होता है। जैव अनुवांशिकी प्रयोगों में न्यूरोस्पोरोक्रेशा, है ना, जैव अनुवांशिकी के जो प्रयोग होते हैं इनके अंदर किस प्रकार के कवक का उपयोग किया जाता है, तो न्यूरोस्पोरोक्रेशा का किया जाता है। विटामिन डी तथा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी तथा विटामिन डी कॉम्प्लेक्स जो है पेनिसिलियम तथा एस्पारजिलस का इसमें उपयोग किया जाता है। एस्पारजिलस का अपन ने पहले भी देखा है कि वस्त्र का जो विनाश करता है वो भी कौन सा कवक है, एस्पारजिलस है। सबसे पहले किस प्रतिजैविक की खोज हुई, तो पेनिसिलियम के द्वारा की थी, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, और साथ ही ये भी देखना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।